हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे बच्चों। एक्चुअली थोड़ा कोरोना का सिम्टम आ गया था मेरे में, तो इसके वजह से 2 वीक के लिए क्वारंटाइन होना पड़ा मुझे, ठीक है ना। और जिसकी वजह से वीडियो में अपलोड बिल्कुल भी नहीं कर पाया, ठीक है ना। उसके पीछे अब क्या है कि अब उस सिचुएशंस में थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चा, बिकॉज यहाँ आना, ऑफिस आना, रिकॉर्ड करना, कुछ स्टाफ भी हैं, तो हम नहीं चाह रहे थे कि मेरे वजह से बाकी लोग भी जो हैं वो इफेक्टेड हो। बट अभी थोड़ा सा हम सही फील कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज से जो है हम लोग अपना वीडियोस जो है वो अपलोड फिर से करना शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि हम लोग जो है फील्ड लाइंस तक आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिया था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन जो है, और आज हम लोग जो है अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और जिसका नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बहुत ही मतलब कि हेल्दी सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और यहाँ से सवाल रहते हैं, माने आप नीट का देख लो, एग्जाम्स प्रीवियस ईयर का पेपर्स देख लो, आप जेई मेंस का प्रीवियस ईयर का पेपर्स देख लो, आप जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर का पेपर्स देख लो, तो क्वेश्चंस जो हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पूछे गए हैं। बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइनली फिर इसमें हम लोग गॉस लॉ का भी बात करेंगे, जो कि 12th में भी जो है बोर्ड्स एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो मतलब हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये पोर्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रहे। मतलब काफी ग्रिपिंग के साथ हम लोग इस पे काम करेंगे, और बहुत तरीके से इस पे हम लोग काम करेंगे ताकि चीजें हमारे लिए बिल्कुल जो है वो आसान हो जाए, ठीक है ना। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे अपना ग्रिपिंग सही तभी कर पाओगे जब कुछ एक टर्म्स के बारे में आपको जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर नॉलेज हो। अब कुछ एक टर्म्स कहने का मतलब कि एक तो आपको एरिया वेक्टर एकदम कंटिन्यूअसली सुनाई देगा जब भी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करते हो, और दूसरा जो है वो सॉलिड एंगल के बारे में हम लोग जानेंगे। हालांकि ये दोनों टर्म्स आपको एनसीईआरटी जैसे बुक्स में भी मिलेंगे, बट वहाँ पे बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं किया गया है, बहुत नॉर्मल सा बात बताया गया है, तो उससे आप बहुत अच्छा जो है वो नहीं कर पाओगे पढ़ने के बाद भी। तो क्या है कि उस पर हम लोग जो है बहुत तरीके से काम करें और चीज़ों को सही करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो देखा, जैसा कि दिख रहा होगा आप लोगों को बोर्ड पे, मैंने हेडिंग पहले से डाल रखा है, एरिया वेक्टर, ठीक है ना। कितने लोगों को लग रहा होगा कि एरिया वेक्टर, अब ये एरिया वेक्टर कब से हो गया? तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, हालांकि इन चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट चलो कोई नहीं। तो कितने लोगों के दिमाग में गया होगा कि एरिया वेक्टर कब से हो गया? तो ध्यान रखना बच्चा कि इन जनरल अगर हम बात करें तो एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना। बट विद इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस एरिया को हम लोग वेक्टर्स के रूप में ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। माने कुछ एक परिस्थितियों में एरिया को हम लोग वेक्टर्स जो है वो ट्रीट करते हैं। अब कहोगे सर वो क्या है, वैसे सर्कमस्टांसेस कहाँ पे जनरेट होंगे? तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। लाइक अगर एरिया इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हो, ठीक है ना, माने कि अगर एरिया काफी छोटा हो, तो मैंने कहा कि वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रास को फॉलो करता है, और उस केस में हम एरिया को एक वेक्टर के रूप में ट्रीट करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, जब हमने एरिया वेक्टर लिखा है तो साथ में लिखा है कि इट इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, काफी छोटा होगा अगर एरिया वेक्टर का हम बात करते हैं तो। दूसरा मैंने बात करा कि जो डायरेक्शन होगा, अगर एरिया वेक्टर का हम डायरेक्शन का बात करें तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज उस छोटे से एरिया पे परपेंडिकुलर होता है। माने ऑलवेज एरिया पे क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर होता है। क्या कोई दिक्कत? तो एग्जैक्टली यहां मैंने 2 फिगर भी दिखाया है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि मैंने एक छोटा सा एरिया लिया है हॉरिजॉन्टल प्लेन में कुछ इस तरह से। तो मैंने कहा कि इस छोटे से एरिया के लिए जो एरिया वेक्टर हमने इंट्रोड्यूस करा है वो आपका डीए है, और वो डीए लाइक ऊपर भी हो सकता था और वो डीए नीचे भी हो सकता था, बट ये है कि यहाँ पे जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो एरिया पे क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट इसको नोट कर लीजिए, जल्दी करिएगा। अब देखना नेक्स्ट पॉइंट, एरिया वेक्टर एरिया पे परपेंडिकुलर होता है, ये तो सही है, बट साथ ही साथ इसमें एक चीज और भी है जो आप लोग को जानना चाहिए कि बच्चा हम ना 2 तरह के सरफेसेस के लिए एरिया वेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला तो हम लोग किसी ओपन सरफेस का बात करते हैं, और दूसरा हम लोग किसी क्लोज्ड सरफेस का बात करते हैं। ध्यान रखना, एरिया वेक्टर हम लोग 2 तरह के सरफेसेस के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, पहला किसी ओपन सरफेस के लिए और दूसरा किसी
क्लोज सरफेस के लिए। अब कहोगे सर यहाँ पे ओपन सरफेस, तो बेटा ओपन सरफेस का मतलब हुआ दिस, ये जो डिस्क आपको दिख रहा है ना, दिस इज एन ओपन सरफेस। इसके अलावा स्क्वायर प्लेट, वो भी एक ओपन सरफेस होगा। इसके अलावा रेक्टेंगुलर प्लेट, वो भी एक ओपन सरफेस होगा। तो मैंने कहा कि दो तरह के सरफेसेस को हम लोग इनकाउंटर करेंगे यहाँ पे, एक आपका ओपन सरफेस होगा और दूसरा जो है वो आपका क्लोज सरफेस होगा। तो पहले हम लोग ना ओपन सरफेस के लिए बात कर लेते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि ओपन सरफेस के रूप में हमने डिस्क ही कंसीडर करा है, कुछ इस तरह का, 10। अगर हम ओपन सरफेस का बात करें तो बेटा ध्यान रखना कि ओपन सरफेस के लिए क्या है बच्चा, कि अगर हम बात करें इसके लिए एरिया वेक्टर का, तो मैंने कहा कि सबसे पहला तो कि हम लोग यहाँ पे एक छोटे से एरिया में फोकस करते हैं। मान लो कि लाइक इस ओपन सरफेस जो कि डिस्क के रूप में है, हमने लाइक इस छोटे से एरिया पे फोकस करा दिस। अब अगर इसके लिए हम एरिया वेक्टर इंट्रोड्यूस करें तो डेफिनेटली जो एरिया वेक्टर होगा वो उस छोटे से एरिया पे क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा, माने कुछ इस तरह का। अब आप कहोगे सर ये ऊपर ही क्यों लिए, नीचे क्यों नहीं ले सकते हैं? तो ध्यान रखना कि ओपन सरफेस के केस में हमारे पास जो है वो चॉइस है, ठीक है ना, ये हमारा चॉइस होगा कि लाइक हम जो है एरिया वेक्टर किधर कंसीडर करें। ध्यान रखना ओपन सरफेस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हाँ ये है कि एरिया पे परपेंडिकुलर होगा, बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ऊपर ही कंसीडर करना है या नीचे ही कंसीडर करना है या राइट ही कंसीडर करना है या लेफ्ट ही कंसीडर करना है, ये टोटली हमारा चॉइस होगा, ठीक है ना। माने यहां पे हमने डीए कुछ ऐसा कंसीडर करा है, अदरवाइज अगर एरिया हम यहां पे ऐसे कंसीडर कर लें दिस, तो इस केस में जो एरिया वेक्टर होगा बच्चा वो आपका ऐसा भी हो सकता है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं यहां पे क्या, आपका डीए। तो ध्यान रखना इस चीज को कि इस केस में जो एरिया वेक्टर है आपका, मतलब दोनों ही केसेस में एरिया वेक्टर जो है वो एरिया पे तो परपेंडिकुलर है, दोनों ही केसेस में जो एरिया वेक्टर है वो एरिया पर तो परपेंडिकुलर है, बट अगर यहां बात किया जाए तो ये हमारा चॉइस होगा कि हम किसको कंसीडर करें। लाइक उस हिसाब से ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखना। अब देखोगे अगर यही हम किसी क्लोज्ड सरफेस को कंसीडर कर लें, अगर यही हम किसी क्लोज्ड सरफेस को कंसीडर कर लें, अब कहोगे सर क्लोज्ड सरफेस मींस व्हाट, तो ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। क्लोज्ड सरफेस कहने का मतलब कि मान लो हमारे पास लाइक कोई स्फीयर है दिस, कुछ ऐसा, या फिर हमारे पास कोई क्यूब है दिस, बोथ आर दी लाइक क्लोज फिगर दिस। मैंने कहा कि अगर हम क्लोज सरफेस का बात करें तो स्फीयर के रूप में क्लोज सरफेस हमारे पास हो सकता है, या फिर क्यूब के रूप में हमारे पास क्लोज सरफेस हो सकता है। मैंने कहा कि अगर यहां पे एरिया वेक्टर इंट्रोड्यूस करना हो, अब एरिया वेक्टर कहने का मतलब कि यहां पे हम छोटा सा एक एरिया खुद से कंसीडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि बेटा जब इस एरिया के लिए हम बात करेंगे, इस छोटे से एरिया के लिए जब एरिया वेक्टर इंट्रोड्यूस करना होगा, तो बेटा बेसिक थीम यही है कि जो एरिया वेक्टर है वो एरिया पे क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर। तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर तो यहां दो तरीके से हो सकता है, यहां तो सर ऐसे भी हो सकता है और या तो आपका परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है बच्चा कि क्लोज्ड सरफेस के केस में जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर तो होता है एरिया पे, साथ ही साथ सरफेस से अवे होता है, सरफेस से दूर की तरफ होता है, ठीक है ना। माने इस केस में हम लोग इस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग एरिया वेक्टर के रूप में कंसीडर करेंगे इस वाले को जो कि सरफेस से क्या है, आपका अवे है, इसको हम लोग कहेंगे क्या, आपका डीए। क्या कोई दिक्कत? इसी तरह से जब हम लोग यहां पे मान लो कहीं यहां हमने क्यूब में छोटा सा लाइक छोटा सा एरिया हमने कंसीडर करा कुछ इस तरह का। अब अगर इसके लिए आपसे कहा जाए एरिया वेक्टर, तो डेफिनेटली एरिया वेक्टर के लिए जब जाओगे तो परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन अवे होगा सरफेस से, इसको हम लोग कहेंगे क्या, आपका डीए। तो ध्यान रखना बच्चा। इसी तरह से इसके अलावा अगर हम किसी हिस्से पे अगर बात करें, मान लो कहीं यहां हम एरिया वेक्टर का अगर बात करते हैं, तो अगेन जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का वो सरफेस से क्या होगा, आपका अवे होगा और साथ ही साथ क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे। नेक्स्ट, तो ध्यान रखना इस चीज को कि क्लोज्ड सरफेस से एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज सरफेस से अवे होता है, परपेंडिकुलर तो होता है बट साथ ही साथ अवे होता है, दूर होता है सरफेस से। नेक्स्ट, चलिए बढ़ू आगे। ध्यान देना बच्चा। नेक्स्ट नंबर, अब देखो एरिया वेक्टर्स के बाद थोड़ा सा हम लोग लगे हाथ जो है सॉलिड एंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा काम एक साथ ही निकल जाएगा, बिकॉज
फिर क्या है कि दोबारा इस पर हमको डिस्कस करना होगा, तो इससे पहले कि जो है हम लोग एक साथ ही निपटा लेते हैं अपना काम। ध्यान दीजिएगा, ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बिकॉज इसी का यूज करके हम लोग जो है वो गॉस लॉ को प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, सॉलिड एंगल को समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जब हम लोग गॉस लॉ को डिराइव करेंगे, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, सॉलिड एंगल। अब कहोगे सर ये सॉलिड एंगल क्या होता है सर, अभी तक तो हम लोग प्लेन एंगल के बारे में बात किया करते थे, ये सॉलिड एंगल क्या होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, बेटा सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट तब आता है, ध्यान रखना, कि कोई भी सरफेस चाहे वो ओपन हो या क्लोज हो, कोई भी सरफेस चाहे वो ओपन हो या क्लोज हो, लाइक स्पेस के किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। माने सॉलिड एंगल वो एंगल है जो कोई सरफेस जो कि ओपन भी हो सकता है, लाइक डिस्क के रूप में या स्क्वायर प्लेट के रूप में या फिर रेक्टेंगुलर प्लेट के रूप में, या क्लोज भी हो सकता है लाइक स्फीयर के रूप में या फिर कोन के रूप में। लाइक कोई भी सरफेस ओपन या क्लोज स्पेस के किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाता है उस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं क्या, आपका सॉलिड एंगल। क्या कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, जैसे मान लो हमारे पास ये छोटा सा एक एरिया है, लग नहीं रहा है छोटा बट थोड़ा समझ आए इसके लिए ऐसा बनाया मैंने फिगर आप लोगों के लिए, ध्यान रहे। बस ये मान लो छोटा सा एक एरिया है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक सरफेस है मान लो, ठीक है, और कहीं यहां पे मैंने एक पॉइंट जो है वो कंसिडर करा है दिस, कहीं यहां पे इस पॉइंट को हम लोग ओ पी जो भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि बेटा ये जो सरफेस जो है, अगर इन सरफेस के सारे पॉइंट्स को लाइक इससे मिलाया जाए, दिस ऐसे ऐसे ऐसे, ध्यान देना। तो मैंने कहा कि ये जो सरफेस जो है वो इस पॉइंट पे ये वाला ये जो एंगल बना रहा है ना चारों तरफ से, ये जो एंगल बना रहा है, ये जो रीजन है, इस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं क्या, आपका सॉलिड एंगल। डिनोट करेंगे यहां पे डी ओमेगा से। कहोगे सर डी ओमेगा आपने क्यों यूज करा? तो चूंकि एरिया मैंने यहां छोटा कंसीडर करा है तो डेफिनेटली जो सॉलिड एंगल बनेगा वो भी आपका छोटा होगा, तो मैंने यहां पे डी ओमेगा इंट्रोड्यूस करा है। क्या कोई दिक्कत? अभी सुनना, सॉलिड एंगल यहां पे जो इस सरफेस में बनाया वो डी ओमेगा है। अब इस डी ओमेगा का मेजरमेंट कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, कि सॉलिड एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे हम लोग। तो बेटा इस सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसका हम लोग यूज करके सॉलिड एंगल को मेजर करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इससे पहले कि हम लोग सॉलिड एंगल को मेजर करें, यहां पे हम ना दो चीज इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला तो हम इसके लिए एरिया वेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि ऑलवेज एरिया पे परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने कहा कि हमने इंट्रोड्यूस करा कुछ इस तरह से एरिया वेक्टर, दिस DA, जो कि इस एरिया पे क्या है, आपका परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा हो गया एरिया वेक्टर जिसको मैंने DA कहा, और साथ ही साथ इस छोटे से एरिया का मैंने पोजीशन डिक्लेयर करा है, लाइक इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जहां पे सॉलिड एंगल निकालना है। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस एरिया का जो पोजीशन है बेटा, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं R। ध्यान रखना, दिस R। कहोगे सर ये R क्या है? तो ध्यान रखना ये R है पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर? इस छोटे से एरिया का पोजीशन वेक्टर। और किसके रिस्पेक्ट में? तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में जहां पे कि सॉलिड एंगल निकालना है। मैंने कहा कि चाहे तुम इस R को एक्सटेंड भी कर सकते हैं ऐसे, ये है आपका एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ R एंड दिस इज DA। दोनों के बीच का एंगल हम लोग मान लेते हैं क्या, आपका थीटा। माने थीटा एंगल है बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसका? उस छोटे से एरिया का, और किसके रिस्पेक्ट में? उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जहां पे सॉलिड एंगल निकालना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मैंने कहा कि इन जनरल ये छोटा सा सरफेस इस पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल बनाया है, जो सॉलिड एंगल फॉर्म करा है, उस सॉलिड एंगल को हम लोग डिनोट कर रहे हैं डी ओमेगा से। और बेटा डिफाइंड करते हैं हम लोग इसको लाइक DA, या फिर कह लो कि मेजर करते हैं इसको DA.R डिवाइडेड बाई R3। DA.R डिवाइडेड बाई क्या, आपका R3।
चाहो तो आप लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, क्योंकि डीए भी वेक्टर है, आर वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल भी हम लोग को मालूम है। तो अगर हम दोनों के डॉट प्रोडक्ट वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो एज वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने के बाद हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो डी ओमेगा का जो वैल्यू होगा, दैट इज डी डब्ल्यू का जो वैल्यू होगा, वो आपका इक्वल होगा डी ए कॉस थीटा, बिकॉज एक आर से नीचे का एक आर कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आपका आर स्क्वायर। तो मैंने कहा कि या तो आप यूज कर लो डी ए डॉट आर अपॉन आर क्यू, और या फिर आप डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर भी यूज कर सकते हो। तो बस ध्यान रखना कि जब डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आप यूज करते हो, तो आपको समझना होगा कि वहां पे डी ए क्या है। तो डी ए उस छोटे से एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वहां पे थीटा क्या है, तो थीटा है एंगल। थीटा वहां पे एंगल है, किसके बीच का एंगल बेटा, तो एंगल है एरिया वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का। अब कहोगे सर आर क्या है सर, तो आर जो है बेटा वहां पर डिस्टेंस है, किसका, कहां से, तो उस छोटे से एरिया का डिस्टेंस उस पॉइंट से है जिस पॉइंट पे सॉलिड एंगल निकालना है। तो हमारे पास रिजल्ट है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या इन जनरल डी ए डॉट आर अपॉन क्या आपका आर क्यू। बेटा इसको लिखने का एक और भी तरीका है, मतलब इसको एक और भी तरीके से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, एक और भी तरीका है, वो तरीका क्या है सुनोगे ध्यान से। लाइक डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हमने यहां पर लिख दिया है। इसको लिखने का एक और भी तरीका है, जैसे मैंने कहा कि ये जो डी ए ना आपको दिख रहा है ना, डी ए दैट इज द एरिया वेक्टर जो कि इस एरिया पे परपेंडिकुलर है। मैंने कहा कि अगर इस डीए का कंपोनेंट लिया जाए, दिस, इस डीए का अगर कंपोनेंट लिया जाए, डीए का कंपोनेंट लिया जाए पोजीशन वेक्टर के अलोंग, शुड आई रिपीट इट अगेन। मैंने क्या किया कि इस एरिया वेक्टर डीए का कंपोनेंट लिया, किधर, पोजीशन वेक्टर के अलोंग। पोजीशन वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट कितना आया बेटा, डीए कॉस थीटा आया। माने अगर हम डीए कॉस थीटा का बात करें बच्चा, तो ये डीए कॉस थीटा एरिया का वो कंपोनेंट है, या एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो कि पोजीशन वेक्टर के अलोंग है। अब कहोगे कि सर एरिया वेक्टर के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि एरिया वेक्टर एरिया पे परपेंडिकुलर होता है, तो इस एरिया के लिए तो एरिया वेक्टर डीए है सर। तो आखिर डीए कॉस थीटा ये जो एरिया वेक्टर है वो किस एरिया के लिए एरिया वेक्टर होगा, तो ध्यान रखना कि डीए कॉस थीटा उस एरिया का एरिया वेक्टर होगा जिसपे कि वो परपेंडिकुलर होगा। तो ध्यान रखना ये डीए कॉस थीटा लाइक इस एरिया का एरिया वेक्टर नहीं है, बल्कि ध्यान रहे इस एरिया का एरिया वेक्टर है। दिस, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया जो है, ये साइड से आपको जो दिख रहा है, यहां पे ये जो एरिया दिख रहा है बेटा, इस एरिया के लिए डीए कॉस थीटा जो है वो एरिया वेक्टर का काम कर रहा है। माने ये वो एरिया है जिस पे डीए कॉस थीटा परपेंडिकुलर है, या यूं कह सकते हो कि ये वो एरिया है जिस पे आर परपेंडिकुलर है, बिकॉज आर और डीए कॉस थीटा दोनों पैरेलल है। तो जब डीए कॉस थीटा इस एरिया पे परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली पोजीशन वेक्टर भी इस एरिया पे क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। तो ध्यान रखना ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वो एरिया है, या यूं कह लो कि लाइक इसको हम लोग कह सकते हैं डीए परपेंडिकुलर। ये वो एरिया है जिस पे पोजीशन वेक्टर क्या है, आपका परपेंडिकुलर है। माने आप चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, लाइक डी ओमेगा इज इक्वल टू, जो कि डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर अगर हम लिखते हैं, तो इस डीए कॉस थीटा के जगह पे आप डीए परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। डीए परपेंडिकुलर, ये डीए परपेंडिकुलर वो एरिया है जिस पे पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर है, और डिवाइडेड बाय नीचे में क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो आपके पास तीन रिजल्ट हो गया सॉलिड एंगल को मेजर करने का। तीनों रिजल्ट आपके सामने है। पहला तो हमने लिखा डीए डॉट आर बाई आर क्यू जनरल फॉर्म में, दूसरा हमने लिखा डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और तीसरा हमने लिखा डीए परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। फाइनली जो है तीनों का जो आउटकम आएगा वो सेम ही होगा, बट अगर देखा जाए तो पैटर्न यहां डिफरेंट है, बट जो आउटपुट आएगा, जो आउटकम आएगा, वो आपका तीनों से सेम ही होगा।
चाहे आप डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर यूज कर लो, चाहे आप डी ए परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर यूज कर लो, फाइनल आउटकम जो होगा वो आपका सेम होगा। तो फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट चलिए बढ़ो आगे बच्चों। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अभी क्या है ना कि सॉलिड एंगल के बारे में हम लोग जान लिए क्या होता है, कैसे मेजरमेंट करते हैं सॉलिड एंगल का। अभी क्या है कि कुछ एक सरफेसेस का हम लोग जो है निकालने जा रहे हैं। कोई भी सरफेस जो है वो किसी पॉइंट पे कितने अमाउंट का सॉलिड एंगल जो है वो जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, कुछ एक स्पेसिफिक सरफेसेस हैं जिसका हम लोग सॉलिड एंगल निकालेंगे बेटा। क्योंकि वैसे तो रैंडमली बहुत सारे सरफेसेस हो सकते हैं, बट मेनली जो हमारे काम का है, ठीक है ना, जो हम क्वेश्चंस जो हम लोग यूज करेंगे, क्वेश्चंस में हम लोग जो यूज करेंगे उनका हम लोग सॉलिड एंगल निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एकदम कॉन्सेंट्रेट करना इन चीजों पे, बिकॉज सॉलिड एंगल जो हम लोग, जैसा कि मैंने बताया है आपको कि बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रूफ करेंगे हम लोग गॉस लॉ का सॉलिड एंगल का यूज करके। तो ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, देखोगे मैंने कहा कि हमारे पास ना एक डिस्क है कुछ इस तरह से, ये डिस्क जो है बेटा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ध्यान रहे, हमारे पास डिस्क है जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, एंड वी आर कीन इंटरेस्टेड टू फाइंड द सॉलिड एंगल फॉर्म बाय दिस डिस्क एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है ना। ये जो डिस्क है अपने एक्सिस के किसी पॉइंट के ऊपर कितनी अमाउंट का सॉलिड एंगल जनरेट करेगा वो हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये हमारा दिस। माने कोई पॉइंट हम लोग यहां कंसिडर करते हैं एक्सिस के ऊपर, और इस जगह पे ये जो डिस्क है वो कितने अमाउंट का सॉलिड एंगल जनरेट करेगा वो हम निकालना चाह रहे हैं। और मान लेते हैं एक्सट्रीम एजेस से जो एंगल बना रहा है ये, ठीक है ना, एक्सिस के साथ, इस एंगल को हम लोग खुद से मान लेते हैं अल्फा, ठीक है बच्चा। अभी सुनना, डायरेक्ट तो कोई रिजल्ट है नहीं हमारे पास सॉलिड एंगल निकालने का, बट हाँ किसी भी छोटे से एरिया की वजह से सॉलिड एंगल हम लोग जान रहे हैं कैसे निकालते हैं। जो रिजल्ट भी मैंने आपको बताया है अभी मेजर करने का, डी ए कॉस थीटा अपॉन क्या आपका आर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि चाहे तो हम लोग इस डिस्क को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्स भी लेने का बहुत सारा तरीका है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के रूप में भी हम डिस्क को डिवाइड कर सकते हैं, बट in that case we need to have some knowledge over double integrations। तो जो क्लासरूम वाले बच्चे हैं उनको तो पता भी है, काफी हम लोग यूज भी किए हैं सेंटर ऑफ मास में, रोटेशंस में, बट जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए डबल इंटीग्रेशंस जो है उनके लिमिट से काफी बाहर होगा, नाम भी नहीं सुना होगा उन्होंने। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ऐसा मेथड्स अडॉप्ट करते हैं जो सबको समझ आए, ठीक है ना। तो डिस्क के लिए जो एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट जो है वो है आपका रिंग। तो हम इस डिस्क को करते ये हैं कि कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में डिवाइड कर लेते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, हम ना इस डिस्क को कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में डिवाइड कर लेते हैं कुछ इस तरह से। देखोगे बेटा, दिस हमने इस डिस्क को कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में डिवाइड करा है, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे रिंग्स होंगे, और ये जो रिंग है वो एक्सिस के साथ मान लेता हूं कि थीटा एंगल बना रहा है। डेफिनेटली ये थीटा जो है वो वेरिएबल एंगल है, अल्फा वहां पे गिवन एंगल है, जो डिस्क का जो आउटर एज है वो आपका एक्सिस के साथ बना रहा है, ठीक है ना। बट यहां पे जो रिंग ने जो एंगल बनाया है एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल है, जो कि एक वेरिएबल एंगल है। ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, मैंने कहा कि अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये जो हमने इस रिंग को कंसीडर करा है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को, तो हमारा पूरा फोकस डेफिनेटली इस रिंग पे ही होना चाहिए। तो हम करते ये हैं कि इस रिंग को ना हम बाहर निकालते हैं कुछ इस तरह से। देखोगे ध्यान से, बस ये हमारा रिंग है, और इस रिंग के वजह से हम लोग जो है पहले एक्सिस के ऊपर, चूंकि दोनों के लिए कॉमन एक्सिस होगा, जो एक्सिस रिंग के लिए होगा वही एक्सिस डिस्क के लिए भी होगा। तो पहला ना हम इस रिंग के वजह से पॉइंट O पे निकाल लेते हैं कितना सॉलिड एंगल ये बनाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है इस रिंग का कुछ रेडियस भी होगा, वेरिएबल रेडियस होगा, इस रेडियस को हम लोग x मान लेते हैं, और कुछ थिकनेस विकनेस भी होगा। तो इसका जो थिकनेस है आपका रिंग का, इस थिकनेस को हम लोग मान लेते हैं क्या आपका dx। तो थिकनेस हमारा dx हो गया, जबकि रेडियस को हमने x माना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, मैंने कहा कि अगर यहां पे बात किया जाए तो हम निकालना चाह रहे हैं कि ये जो रिंग है इस पॉइंट O पे कितने अमाउंट का सॉलिड एंगल जनरेट करेगा।
तो सॉलिड एंगल निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, रिजल्ट डी कॉस थीटा अपॉन क्या आपका आर स्क्वायर। तो सबसे पहला तो किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको इस रिंग का पोजीशन डिक्लेयर करना होगा। तो आराम से ये रहा पोजीशन वेक्टर, इसको मान लेते हैं क्या आपका आर। ये रिंग का पोजीशन हो गया पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में, दैट इज आर, और ये एंगल हमने कंसीडर कर रखा है यहां पे थीटा। अब हम लोग एरिया वेक्टर का बात करते हैं, तो डेफिनेटली जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया पे क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। तो इस रिंग के लिए जो एरिया वेक्टर होगा बेटा वो आपका हो गया कुछ ऐसा, परपेंडिकुलर टू द रिंग, बिकॉज रिंग हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो ये हो गया आपका डीए। अगर हम चाहें तो इसको बढ़ा दें आगे। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये भी वर्टिकल है, ये एक्सिस भी वर्टिकल है और ये लाइन मिला रहा है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा आपका थीटा। क्या कोई दिक्कत? ये हमारा पोजीशन वेक्टर वाला लाइन है बच्चा। ये जो लाइन मैंने आगे बढ़ाया है ना, ये एक्चुअली में क्या है आपका पोजीशन वेक्टर वाला लाइन है और ये एरिया वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो एंगल यहां पे क्या है आपका थीटा। अब यहां पे बहुत प्यार से हम लोग अपना जो रिजल्ट सॉलिड एंगल का जानते हैं वो यूज कर सकते हैं। तो जो रिजल्ट हमारे पास है सॉलिड एंगल के लिए, डी ओमेगा इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, ये है डी ए कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई क्या आपका आर स्क्वायर। तो हम लोग इसका यूज करने जा रहे हैं, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या आपका आर स्क्वायर। थीटा तो आपको दिख ही रहा होगा। अब सवाल है कि सर यहाँ डी ए कितना होगा। तो बेटा जो डी ए आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली में इस रिंग का, इस एलिमेंटल रिंग का एरिया है, और रिंग का जब एरिया निकालना हो तो रेडियस है मालूम है x, और रिंग का जो थिकनेस है वो है आपका dx। तो चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे डी ओमेगा इज इक्वल टू रिंग का एरिया, आगे पीछे वाले क्लास में भी हमने यूज करा है, ये हो जाएगा 2 पाई आर या 2 पाई एक्स इंटू क्या आपका dx। ये इस रिंग का एरिया हो गया आपका, dx थिकनेस में जो एरिया है वो 2 पाई एक्स इंटू dx मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया cos थीटा और डिवाइडेड बाई हो गया कितना आपका आर स्क्वायर। देखोगे बच्चों यहां पे अभी जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको दिख रहे होंगे और वो 3 वेरिएबल्स दिख रहे होंगे। पहला वेरिएबल तो x के रूप में है, वेरिएबल रेडियस। दूसरा वेरिएबल r के फॉर्म में है, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस हमने यहां से इसका लिया है। और तीसरा जो वेरिएबल है वो आपका थीटा है, माने ओवरऑल 3 वेरिएबल है। अब हमें करना ये है कि हमें एक सिंगल वेरिएबल में चीजों को कन्वर्ट करना है, माने x को भी थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और r को भी थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर सिंगल फॉर्म में चीजें कन्वर्ट हो गई तो चीजें हमारे लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएंगी। अब कहोगे सर वो कैसे कन्वर्ट होगा सर, तो कुछ नहीं करना है बेटा, देखना कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहला तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम x को थीटा में कन्वर्ट करें, इनफैक्ट dx को d थीटा में कन्वर्ट करें। तो कहोगे सर x को थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मेरी बात सुनना ध्यान से। ऑब्वियस है ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से रिंग तक का एक्सिस वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को हम लोग खुद से ना h मान लेते हैं, दिस h मान लो या y मान लो, जो मानना मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी क्या है ना कि ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने h मान लिया और x, ये वाला x है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये आपका x है जो कि रेडियस के फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने कहा कि जरा सोचो यहाँ पे h तो गिवन टर्म है, क्योंकि इसके लिए दोनों के लिए h जो है वही है, क्योंकि उसी डिस्टेंस पर सॉलिड एंगल निकालना है। तो मैंने कहा कि h तो समझ लो हमारा कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल टर्म यहाँ पे x के रूप में है। अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा को x के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो, माने x को थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो कहोगे सर कैसे होगा, तो जरा दिमाग लगाओ ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप tan थीटा का यूज कर लो। कहोगे सर tan थीटा, हाँ tan थीटा का यूज कर लो। अगर हम tan थीटा का यूज करते हैं बच्चों, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा बड़े ही प्यार से हम लोग लिख सकते हैं लाइक tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का काम यहां कौन कर रहा है बच्चा, x कर रहा है, और अपॉन बेस, तो बेस का काम यहां कौन कर रहा है, h कर रहा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन क्या आपका h। चाहे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट लाइक x इज इक्वल टू कितना आपका h tan थीटा। तो ये रहा x का रिप्लेसमेंट थीटा के फॉर्म में, तो x तो थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, x इज इक्वल टू हो गया कितना आपका लाइक h tan थीटा। अब कहोगे सर अब जब x थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हम dx को भी d थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहोगे सर वो कैसे, तो बहुत आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा करते हैं
कि अगर x का वैल्यू बेटा h tan थीटा आया है तो आप इस रिजल्ट को ना डिफरेंशिएट कर दो। अगर हम इस रिजल्ट को डिफरेंशिएट कर दें तो ये dx अपॉन d थीटा हो जाएगा। h तो हमारा पहले से कांस्टेंट है और tan थीटा का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। यहां का d थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, माने जो dx का वैल्यू होगा वो आ जाएगा, h बाहर रहेगा, tan थीटा का डेरिवेटिव आपका हो गया sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां नीचे में d थीटा था, यहां मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ला करके, माने कि dx का जो वैल्यू है वो आपका हो गया h sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो बेटा x थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, dx d थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, माने ऊपर का तो पूरा टर्म थीटा में कन्वर्ट हो चुका है, बस नीचे आपका बच गया r। किसी भी तरह से अगर r को आप थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। कहोगे सर r को कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, वो तो प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में h आपका गिवन टर्म है, आपको कनेक्ट करना है लाइक r को थीटा के साथ। तो आप इसी राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा करो कि cos थीटा का यूज कर लो। अगर हम cos थीटा का यूज करते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं बेस दैट इज h अपॉन हाइपोटेनियस, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस का काम कर रहा है r, तो यहां पे h अपॉन क्या हो जाएगा r। चाहे तो बहुत ही प्यार से हम लोग चाहे तो यहां से r निकाल सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट यहां से h का वैल्यू जो है वो आपका आ जाएगा, बोलो बच्चों, ये हो जाएगा r, सॉरी h हमें निकालना नहीं r निकालना है, तो यहां से बहुत ही प्यार से हम चाहें तो r का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो r का वैल्यू आ जाएगा आपका h अपॉन कितना cos थीटा। तो ये लो हमारा r भी निकल गया। अब देख सकते हो आप जितने भी वेरिएबल्स थे अनवांटेड उसको मैंने एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है ना। cos थीटा को तो कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि थीटा के ही फॉर्म में है। बाकी बचा x, तो उसको मैंने थीटा के फॉर्म में यहां कन्वर्ट कर लिया h tan थीटा। बाकी बचा dx, तो dx को भी हमने कन्वर्ट कर लिया आपका d थीटा के फॉर्म में। फिर बचा r, तो r को भी हमने कन्वर्ट कर लिया h अपॉन cos थीटा के फॉर्म में। अब आप करो ये कि सारे का वैल्यू आप यहां पे फटाफट पुट कर लो। अब कहोगे सर उसके बाद, तो देखते हैं उसके बाद क्या होगा, देखोगे 2 पाई x dx cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ध्यान देना d ओमेगा का वैल्यू, d ओमेगा का वैल्यू 2 पाई और इंटू x, तो x के जगह हमारा है h tan थीटा, प्यार से पुट कर दो h tan थीटा इंटू dx। dx हमारा कितना है बेटा, तो dx हमारा है h sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये हमारा हो गया h sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है ना। तो 2 पाई x dx और साथ ही साथ यहां पे cos थीटा भी था बेटा, cos थीटा डिवाइडेड बाई नीचे में है आपका r स्क्वायर। कहोगे सर r स्क्वायर, तो r स्क्वायर r के जगह पे कितना है h अपॉन cos थीटा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन बोलोगे cos स्क्वायर थीटा। क्या कोई दिक्कत? ऐसा है कि 1 बाई cos स्क्वायर थीटा सब लोग जानते होंगे sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो आप यहीं पे एक टर्म और कम कर लो बच्चों। h अपॉन cos थीटा का मतलब h sec थीटा भी हो सकता है, तो यहां पे ऐसे कर लो ना h स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद sec स्क्वायर थीटा। क्या कोई दिक्कत? अब आप देख सकते हो ये h और ये h स्क्वायर खत्म हो गया, ये sec स्क्वायर थीटा इस sec स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो गया। अब हम आते हैं dw इज इक्वल टू, इट इंप्लाइज दैट dw इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चा 2 पाई रहेगा बाहर। अगर बात करें तो यहां पे हो गया tan थीटा के जगह पे चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाई कितना आपका cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई d थीटा cos थीटा। तो बड़े ही प्यार से यहां पे लिख दीजिए cos थीटा इंटू क्या आपका d थीटा। चाहे तो आप इससे भी इसको कैंसिल कर सकते हो, माने फाइनली देख लेना कितना छोटा टर्म बचने वाला है अभी आपके पास। d ओमेगा इज इक्वल टू ये रिजल्ट हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा d थीटा। क्या कोई दिक्कत? ये सॉलिड एंगल निकल गया जो इस रिंग ने बनाया है इस पॉइंट पे। हमें निकालना है टोटल सॉलिड एंगल डिस्क का उसी पॉइंट पे। कहोगे सर बड़ा ही आसान है, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आराम से इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। कहोगे सर लिमिट कितना लीजिएगा सर, ये बताइए। देखोगे ध्यान से,
बेटा यहां जो हमने रिंग कंसीडर करा है ना, ये रिंग छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। जैसे जैसे ये रिंग छोटा होगा वैसे वैसे थीटा छोटा होगा। फाइनली ये रिंग छोटा होते 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 सेंटर पे चला जाएगा, और जैसे ही रिंग सेंटर पे जाएगा थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। इसी तरह से ज्यादा ये रिंग क्या हो सकता है, बढ़ता जाएगा, एक्सपैंड करता जाएगा, एक्सपैंड करता जाएगा, और फाइनली जो है वो डिस्क के आउटर एज पे पहुंच जाएगा। और उस केस में थीटा का जो वैल्यू है वो बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर, जो कि दिया हुआ है। माने इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा 0 से लेके कहां तक, आपका अल्फा तक। अब जैसा कि साइन का इंटीग्रल हम लोग जानते हैं माइनस कॉस, माइनस बाहर रहेगा, एक बार अल्फा और एक बार 0। जब वैल्यू आप पुट करोगे तो सॉलिड एंगल के लिए आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, डिस्क का सॉलिड एंगल एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे, और वो फॉर्मूला क्या होगा देख लेना बच्चों। मिटा रहा हूं, जल्दी करो फटाफट। फॉर्मूला होगा ये, जो कि आपको एकदम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रहे, ये मैंने डिराइव कर दिया आपको डिस्क का सॉलिड एंगल। ध्यान रखना, ये हमारा डिस्क है, ये डिस्क अपने एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे, कहीं यहां पे, कितना का सॉलिड एंगल बनाएगा, दिस। ये एंगल हमारा है अल्फा, ये एंगल है अल्फा। ध्यान रखना, अभी हमने डिराइव करा है कि जो डिस्क है एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे कितना अमाउंट का सॉलिड एंगल बनाएगा, तो ये बनाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, जब वो आप उसको इंटीग्रेट करोगे, फाइनली बस लिमिट ही पुट करना रह गया है, तो ये आ जाएगा 2 पाई ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिस्क का सॉलिड एंगल है एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे, फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया है, और वो आया है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस अल्फा। 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ध्यान रखना, कभी कभी क्या करता है बच्चा, कि इसको इस फॉर्म में भी सोच सकते हो, पहले फटाफट इसको नोट कर लो। कभी कभी इसको इस फॉर्म में भी कह देता है कि किसी कोन का सॉलिड एंगल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअली यहां पे डिस्क ने अपने एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल बनाया है, जिसका मैंने फॉर्मूला डिराइव करा है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। कभी कभी क्या कर देता है ना कि कोन का बोल देता है, कि कोन का सॉलिड एंगल, माने कोन दे देगा इस तरह का, दिस, एक कोन दे देगा इस तरह का, और बोलेगा कि ये जो कोन है इसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। एक कोन है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल क्या है बेटा, अल्फा है। अब बोलेगा कि बताओ ये कोन अपने वर्टेक्स के ऊपर कितना अमाउंट का सॉलिड एंगल बनाएगा। तो ध्यान रखना, ये सिचुएशन और डिस्क वाला जो सिचुएशन है, दोनों क्या है आपका, सेम सिचुएशन है। या तो आप डिस्क का सॉलिड एंगल कह लो एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे, या फिर कह लो कि कोन जो है, कोन अपने वर्टेक्स के ऊपर या एपेक्स के ऊपर कितना अमाउंट का सॉलिड एंगल बनाएगा, जबकि कोन का सेमी वर्टिकल एंगल कितना है आपका, अल्फा है। तो कोन के लिए भी सेम रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे, और ये हमारा फॉर्मूला होगा ओमेगा इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, 2 पाई ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे। बढ़ो आगे, चलो एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं हम लोग। अब अगर आपसे कोई कह दे कि भैया एक कोन है, एक कोन है जिसका कि सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, दिस सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, एंड दिस इज द एपेक्स ऑफ द कोन। कोन का वर्टेक्स है या एपेक्स है कह लो, कहा जाएगा कि बताओ कि यहां पे जो कोन है अपने एपेक्स के ऊपर, अपने वर्टेक्स के ऊपर कितना अमाउंट का सॉलिड एंगल जनरेट करेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है ओमेगा इज इक्वल टू, मतलब प्रूफ कर दिया, डायरेक्ट क्या प्रूफ करा है मैंने, 2 पाई ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा।
अल्फा की जगह यहां कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आगे बढ़ाते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाहर रह जाएगा 1 माइनस कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है बेटा 1/2। 1 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा 1/2 बचेगा और 2 से 2 होगा कैंसिल। मींस ओमेगा का जो वैल्यू होगा वो होगा पाई स्टेरेडियन। पाई स्टेरेडियन जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे स्टार्टिंग में ही यूनिट डायमेंशन में कि सॉलिड एंगल के लिए जो ऐसा यूनिट हम लोग यूज करते हैं बेटा वो स्टेरेडियन होता है। तो माने जो ओमेगा होगा, जो सॉलिड एंगल होगा इस कोण के लिए जो कि अपने वर्टेक्स पे ये बनाएगा वो कितने अमाउंट का होगा, पाई स्टेरेडियन अमाउंट का होगा। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे। नेक्स्ट चलिए, एक ये हुआ हमारा। अब देखना दूसरा नंबर, अब हम सॉलिड एंगल निकालने जा रहे हैं कि कोई भी स्फीयर जो है कितने अमाउंट का सॉलिड एंगल बनाएगा अपने सेंटर पे। ध्यान देना, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, और हम चाह रहे हैं कि इस सॉलिड स्फीयर का जो है वो सॉलिड एंगल निकालें, वो भी सेंटर पे। दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। हम चाह रहे हैं कि जो सॉलिड स्फीयर है वो अपने सेंटर पे, नॉर्मली स्फीयर बोल सकते हो, जो स्फीयर है वो अपने सेंटर पे कितना का सॉलिड एंगल बनाएगा। कहोगे सर क्या करेंगे ये करने के लिए, तो कुछ नहीं करना है यार, ये स्फीयर जो है अपने सेंटर पे कितने अमाउंट का सॉलिड एंगल बनाएगा ये निकालना है। तो मैंने कहा कि करते ये हैं कि कुछ नहीं, ऑब्वियस है ये आपका एक क्लोज्ड सरफेस है, दिस स्फीयर इज अ क्लोज सरफेस। मैं इसका सॉलिड एंगल निकालना चाह रहा हूं सेंटर पे कितना होगा। तो डेफिनेटली इसके सरफेस को जो है हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हम लेते हैं सरफेस कुछ ऐसा, बस ध्यान देना बच्चा, ये हमने कुछ ऐसा सरफेस लिया है। लाइक पहले तो हम ये सोचते हैं कि ये जो सरफेस है छोटा सा, ये सरफेस इसके सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, पहले हम ये निकाल लेते हैं। अगर ये निकल गया तो ऑब्वियस है हमारा काम बन जाएगा। और ये निकालने के लिए हमारे पास रिजल्ट है सॉलिड एंगल वाला, लाइक डी ओमेगा इज इक्वल टू, याद करो, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या आपका आर स्क्वायर। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, मैंने कहा कि जो सबसे पहला काम हम करेंगे कि चूंकि सेंटर पे निकालना है तो पहले तो हम सेंटर के रिस्पेक्ट में इस छोटा सा एलिमेंट जो कि स्फीयर के सरफेस पे है उसका पोजीशन वेक्टर डिक्लेयर कर लेते हैं। कहोगे सर बहुत आसान, दिस ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, दैट इज क्या आपका आर। दूसरा कहोगे कि सर लगे हाथ इसका एरिया वेक्टर भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो स्फीयर के केस में एरिया वेक्टर, ऑब्वियस है क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर क्या होगा आपका अवे फ्रॉम द सरफेस, माने ये आपका कुछ ऐसा। क्या कोई दिक्कत, इसको हम लोग कह लेंगे क्या आपका डी ए, ध्यान रखना डी ए। अब आप देख सकते हो बेटा यहां जो आर है पोजीशन वेक्टर और जो डी ए है एरिया वेक्टर, एक्चुअली में ये दोनों क्या है आपका पैरेलल है। पैरेलल कहने का मतलब कि दोनों के बीच का एंगल क्या है आपका 0, माने थीटा का वैल्यू क्या हो गया आपका 0। माने अगर हम इस रिजल्ट का यूज करते हैं तो डी ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह हो जाएगा 0 और कॉस 0 होता है 1, तो डी ए डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा कितना आपका आर स्क्वायर। कहोगे सर आर क्या है यहां पे, तो आर है सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस जो कि रेडियस के बराबर होता है, माने आर यहां पे क्या हो गया लाइक स्फीयर का रेडियस, तो आर स्क्वायर दिस। अब हमें नेट निकालना है तो डेफिनेटली हम यहां पे इंटीग्रेट करेंगे चीजों को, ठीक है ना, इंटीग्रेट करेंगे पूरे क्लोज सरफेस के लिए। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो चूंकि रेडियस तो गिवन होगा आपका, कांस्टेंट है बाहर निकल गया, बचेगा क्या आपका डीए। अब इंटीग्रेट करेंगे हम पूरे सरफेस के लिए। जब इस छोटे से एलिमेंट को पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, कितना होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो यहां पे, माने ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, माने ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गया कैंसिल, माने ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 4 पाई स्टेरेडियन। क्या कोई दिक्कत, तो याद रखना आज के बाद कि कोई भी स्फीयर जो है वो अपने सेंटर पे कितना का, तो 4 पाई
स्टेरेडियन अमाउंट का सॉलिड एंगल बनाता है। फटाफट नोट करोगे जल्दी से। नेक्स्ट, हो गया। स्फीयर के सेंटर पे सॉलिड एंगल जो है हमारा 4 पाई स्टेरेडियन का होगा। स्फीयर के सेंटर पे, स्फीयर का जो सरफेस है वो सेंटर पे 4 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल बनाता है। ध्यान रहे। बढ़ूं आगे, चलो नेक्स्ट। अब देखना, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात, माने बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात, जबरदस्त। ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने यहां डिराइव करा है कि स्फीयर जो है वो अपने सेंटर पे, या यूं कह लें कि स्फीयर का जो सरफेस है वो स्फीयर के सेंटर पे टोटल कितने का सॉलिड एंगल जनरेट करा है बेटा? 4 पाई स्टेरेडियन का। अब यहां एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है बेटा कि ये तो स्फीयर लिया ना हमने, कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, किसी भी शेप का, कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो किसी भी शेप का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्लोज्ड होना चाहिए। This is a closed surface, ठीक है ना बेटा? तो हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है और ये क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, ये स्फीयर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, कोन भी हो सकता है। और हमने ना अंदर में कहीं पे रैंडमली कोई पॉइंट सेलेक्ट करा है 10, इसको बोल रहे हैं पॉइंट पी, ठीक है ना? वी आर कीन इंटरेस्टेड टू फाइंड द सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाय दिस क्लोज सरफेस एट पॉइंट पी। पी ओ जो मानना मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ हाँ, ये है कि जो पॉइंट ओ आपको दिख रहा है ना, वो उस क्लोज सरफेस के अंदर कहीं पे भी है, वो कहीं पे भी हो सकता है, बस अंदर होना चाहिए, कहीं पे भी हो सकता है। यहां हम सॉलिड एंगल निकालना चाह रहे हैं। कहोगे सर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सर, ये आप कैसे निकाल दीजिएगा सर? स्फीयर तो समझ में आ गया, ये कैसे सर आप निकालोगे? ध्यान देना, डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, ये है कि इस पूरे सरफेस को हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे और तब काम करेंगे। तो ऐसा करते हैं 10। ये हमने एक छोटा सा सरफेस कंसीडर करा है। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये छोटा सा सरफेस इस पॉइंट पे कितने अमाउंट का सॉलिड एंगल जनरेट करेगा। 10 देखोगे, 10। ये मैंने एक छोटा सा यहां पे सरफेस लिया है बेटा। पहले ना हम ये निकाल लेते हैं कि पॉइंट ओ पे ये सरफेस कितना का सॉलिड एंगल जनरेट करेगा। कहोगे सर उसके लिए तो सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर डिसाइड करना होगा। तो कहोगे सर बहुत आसान है, ये आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा सर, इसके लिए डी एरिया में परपेंडिकुलर। दूसरा सर आपको इसका पोजीशन वेक्टर डिक्लेयर करना होगा सर, लाइक पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में, जो कि कुछ ऐसा होगा सर, जिसको आप आर कह लो। 10 सर यहां एक प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम यह है सर कि यहां पे जो आर है वो डीए के पैरेलल नहीं है सर। यहां जो आर जो दिख रहा है सर हमें, ये जो आर है आर, ये डीए के पैरेलल नहीं है सर। यहां पे कुछ एंगल वैंगल दिख रहा है हमें 10। तो जरा याद करना कि बेटा मैंने सॉलिड एंगल के लिए एक रिजल्ट बताया था, डी ओमेगा इज इक्वल टू, ध्यान से मेरी बात सुनना, डी ए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डी ए परपेंडिकुलर एरिया का वो लाइक प्रोजेक्शन था, आप कह सकते हो, जिस पे पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर हुआ करता था।
और यहां जो पोजीशन वेक्टर है वो इस एरिया पे परपेंडिकुलर है नहीं, बिकॉज अगर ये पोजीशन वेक्टर इस एरिया पे परपेंडिकुलर होता तो डेफिनेटली डीए के अलोंग होता। अगर डीए के अलोंग नहीं है इसका मतलब पोजीशन वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो कहोगे सर कौन होगा, तो ये एरिया होगा, ये एरिया होगा। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, जिसको मैंने ब्लैक से मार्क करा है बेटा, ये वो एरिया होगा जो कि इस पोजीशन वेक्टर आर पे परपेंडिकुलर होगा। माने ये एंगल यहां भी 90, ये एंगल यहां भी 90 और ये एंगल यहां भी 90, जबकि इस एरिया के लिए यहां एंगल 90 नहीं था। कहोगे सर इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि इस तरह के जितने भी प्रोजेक्शंस हैं, अगर इन सारे प्रोजेक्शंस को मिला दिया जाए तो एक्चुअली में यहां पे एक स्फीयर का फॉर्मेशन होगा, जिसके लिए ओ जो है वो सेंटर का काम करेगा और आर जो है वो किसका काम करेगा? रेडियस का काम करेगा। ये सारे प्रोजेक्शंस, एरिया का सारा प्रोजेक्शन मिलते मिलते एक स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें सेंटर का काम करेगा ओ और रेडियस का काम करेगा आर। इसका मतलब समझ में आ रहा है? जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी ओमेगा का इंटीग्रल हो जाएगा ओमेगा। इस बार इंटीग्रेट कौन होगा? डी ए परपेंडिकुलर। ध्यान रहे आर यहां पे रेडियस का काम करने लगेगा। डी ए परपेंडिकुलर, जब आप इस डी ए परपेंडिकुलर को इंटीग्रेट करोगे तो चूंकि ये प्रोजेक्शन है एरिया का जिसपे पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये सारे प्रोजेक्शन मिलकर के एक स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें रेडियस का काम कौन करेगा? आपका आर। माने जब इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो ये सरफेस एरिया देगा उस स्फीयर का जिसका रेडियस क्या होगा? आपका आर। माने ऊपर का टर्म क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे में आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गया कैंसिल, माने ओमेगा का वैल्यू हमारा आ गया और ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 4 पाई स्टेरेडियन। क्या कोई दिक्कत? माने इससे ये प्रूफ हो गया, बड़ा ही जबरदस्त बात, एकदम दिमाग में डाल लेना कि सरफेस चाहे किसी भी शेप का हो, बस क्लोज होना चाहिए। कोई भी क्लोज्ड सरफेस अपने अंदर किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट का लोकेशन भी कोई मैटर नहीं करता है। मैंने कहा कि सरफेस चाहे किसी भी शेप का हो, अपने अंदर किसी भी पॉइंट पे हमेशा हमेशा 4 पाई स्टेरेडियन अमाउंट का सॉलिड एंगल जनरेट करेगा। कहीं पे नोट करके लिख लो, दिस सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाय एनी क्लोज्ड सरफेस एट अ पॉइंट inside it is equal to 4 पाई स्टेरेडियन। ध्यान रखना, नोट करो बढ़िया से फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरफेस का शेप चाहे जैसा भी हो बस क्लोज होना चाहिए। मैंने कहा कि वो सरफेस अपने अंदर हर एक पॉइंट पे लाइक 4 पाई स्टेरेडियन अमाउंट का सॉलिड एंगल बनाएगा। बस इसी रिजल्ट का यूज करके हम लोग गॉस लॉ प्रूफ करेंगे। नोट करो बढ़िया से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ू आगे, चलो नेक्स्ट। देखोगे बच्चों, बढ़ता हूं आगे। अब जरा ध्यान देना इस बात पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि भैया एक सॉलिड स्फीयर है, सॉरी, दिस इज स्फेरिकल सरफेस। एक स्फेरिकल सरफेस है कुछ ऐसा, और इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं इंक्लूडिंग सेंटर। दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, से ओ या सी कह लेते हैं, सी, और कुछ पॉइंट लेते हैं, यहां पे लेते हैं ए, यहां लेते हैं बी, यहां लेते हैं डी, ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स लिए। तो ध्यान रहे बच्चों, माने अगर हम स्फेरिकल सरफेस लेके चल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो क्लोज सरफेस, इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर पे, लाइक उसके अंदर हर एक पॉइंट पे सॉलिड एंगल का जो वैल्यू होगा वो आपका सेम होगा। माने ओमेगा ए
इज इक्वल टू ओमेगा बी इज इक्वल टू ओमेगा सी, और ये इक्वल होगा 4 पाई स्टेरेडियन के। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल होगा किसके? 4 पाई स्टेरेडियन के। नाउ इसी में अगर हम कहें कि एक पॉइंट हम कहीं बाहर रख देते हैं, पॉइंट डी, तो ध्यान रखना यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ओमेगा डी जो होगा वो 0 होगा। ओमेगा डी जो होगा वो आपका 0 होगा। ये याद रखना इस रिजल्ट को जो मैंने बताया अभी, कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस, ये सिर्फ स्फीयर ही नहीं, कोई भी क्लोज्ड सरफेस अपने बाहर, कोई भी क्लोज सरफेस अपने बाहर किसी पॉइंट पे 0 अमाउंट का सॉलिड एंगल डेवलप करता है। क्या कोई दिक्कत? तो 2 रिजल्ट आज के बाद अपने दिमाग में आप डाल लो कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के द्वारा सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पे 4 पाई स्टेरेडियन अमाउंट का सॉलिड एंगल डेवलप होता है, जबकि कोई भी क्लोज सरफेस अपने बाहर के किसी पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल डेवलप करता है उसका वैल्यू कितना होता है आपका? 0। कहीं नोट कर लो बढ़िया से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट अबाउट द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का एकदम जितना भी यूज हो सकता है हमारे स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में, बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो डेरिवेशंस होंगे उसके लिए, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। जल्दी करोगे। नेक्स्ट, आई होप कि यहां तक किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग 2 चीजों के बारे में अभी सीख चुके हैं। पहला तो हमने सीखा किसके बारे में? पहला हमने अभी सीखा एरिया वेक्टर के बारे में। तब हमने किसके बारे में सीखा बच्चा? तब हमने सॉलिड एंगल के बारे में सीखा। सॉलिड एंगल हमने निकाला किसी भी कोन के लिए जिसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हो, या यूं कहें कि डिस्क, ठीक है ना, अपने एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल बनाया था जो कि 2 पाई ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा के बराबर था। तो हमने बताया कि किसी भी क्लोज सरफेस के द्वारा प्रूफ करा मैंने कि उसके अंदर किसी पॉइंट पे 4 पाई स्टेरेडियन अमाउंट का सॉलिड एंगल बनता है, जबकि कोई भी क्लोज सरफेस अपने बाहर, अपने सरफेस के बाहर किसी पॉइंट पे 0 अमाउंट का सॉलिड एंगल बनाता है। क्या कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लोग जो सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं अपना सेगमेंट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहोगे सर क्या है सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्या चीज है सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? तो मेरी बात ध्यान सुनना बच्चा, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो वर्ड है ना, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तरह का मेजरमेंट है जो ये कहता है कि किसी भी गिवन एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस हो रहा है। सो आई रिपीट इट अगेन, किसी भी गिवन एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस हो रहा है, ये बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मैंने कहा कि अगर बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो लिख देता हूं कि इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ई फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हो, ई फील्ड लाइंस crossing an area normally। तो ध्यान रखना बच्चा, मैंने कहा कि अगर बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है कि
कि कितना नंबर ऑफ फिल लाइंस किसी भी गिवन एरिया को नॉर्मली क्रॉस कर रहा है। माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फिल लाइंस बताता है जो किसी भी गिवन एरिया को नॉर्मली क्रॉस कर रहा हो। दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फटाफट नोट कर लोगे जल्दी से। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, देखोगे मिटा रहा हूं बच्चा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब जरा देखोगे आप लोग कि जो नंबर ऑफ फिल लाइंस किसी भी एरिया को नॉर्मली क्रॉस करेगा, देखते हैं कि वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो बच्चा कि स्पेस में पहले से फिल लाइंस कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। स्पेस में पहले से फिल लाइंस जो है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। दिस यूनिफॉर्म फिल लाइंस ही लेके चलते हैं हम लोग। स्ट्रेट है, पैरेलल है, इक्वी स्पेस्ड है। दिस बता रखा है मैंने फिल लाइंस के बारे में। जो लोग नहीं जान रहे हैं अपना प्रीवियस लेक्चर्स जाकर के आप देख लेना, वहां पे बहुत डिटेल डिस्कशन करा है मैंने फिल लाइंस के बारे में। दिस तो मैंने कहा कि बच्चा स्पेस में पहले से फिल लाइंस जो है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। दिस ध्यान देना, ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल लाइंस लेके चल रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल लाइंस जो है स्पेस में कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। ध्यान देना, कह रहे हैं कि क्या लगता है अगर हम यहां पे खुद से दो एरिया कंसीडर करें। एक एरिया हम कंसीडर करते हैं कुछ ऐसा जिसको कि नॉर्मली क्रॉस कर रहा है, और एक एरिया कंसीडर करते हैं कुछ ऐसा जिसको कि अगेन फिल लाइंस नॉर्मली क्रॉस कर रहा है। माने हमने दो एरियाज को कंसीडर करा है। फिल लाइंस का अगर बात करें, हमने दो एरियाज को कंसीडर करा है बेटा। पहला एरिया हमारा दिस और दूसरा एरिया हमारा दिस। ये छोटा सा एरिया है, ये बड़ा एरिया है। देखोगे जरा ध्यान से, लॉजिकली सोचो कि जितना भी नंबर ऑफ फिल लाइंस यहां से क्रॉस हो रहा है, दोनों एरिया से नॉर्मली क्रॉस हो रहा है, क्या लगता है जब एरिया छोटा है तो वहां से जो नंबर ऑफ फिल लाइंस जो नॉर्मली निकल रहा है उसका नंबर कितना, जरा काउंट कर लो। 1 2 3। जबकि जब हमने एरिया का साइज बढ़ाया तब जो नंबर ऑफ फिल लाइंस जो इसको क्रॉस कर रहा है नॉर्मली वो कितना हो गया, जरा देखना। 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब समझ में आ रहा है। माने इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट है? नंबर ऑफ फिल लाइंस का जो किसी भी गिवन एरिया को नॉर्मली क्रॉस करे। माने कि पहले वाले केस में जो फ्लक्स हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो 3 हो गया, जबकि इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करें तो क्या हो गया आपका 7। न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहे हैं, यूनिट का हम लोग बात आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। माने यहां पे फ्लक्स के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपका 3 हो गया, जबकि यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसका मतलब समझ में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी एरिया को नॉर्मली क्रॉस करेगा, वो पहला फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है वो है एरिया। एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फील्ड लाइंस उससे क्रॉस करेगा। क्या कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना, पहला कंक्लूजन जो हमारे सामने है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं बेटा, फाई से, ये फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। ये भी कौन सा एरिया है? वो एरिया है जिसको फिल लाइंस नॉर्मली क्रॉस कर रहा है। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। फर्स्ट नंबर, एरिया जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज द नंबर ऑफ फिल लाइंस उतना ही ज्यादा होगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे जल्दी से। पहला कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा। देखोगे कंक्लूजन नंबर 2 क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब जरा देखना मजेदार चीज, देखोगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इस बार हम क्या करते हैं कि 2 अलग अलग सिचुएशंस हम लोग कंसीडर करते हैं, ध्यान देना। एक सिचुएशन ये,
जिसमें फिल लाइंस यूनिफॉर्म ही है बट थोड़ा सा क्लोजली स्पेस्ड है। माने क्लोजली स्पेस्ड कहने का मतलब जो स्पेसिंग है फिल लाइंस के बीच का वो कम है। दिस, ये हमारा पहला केस हो गया। दिस स्पेसिंग कम है फिल लाइंस के बीच का, क्लोजली स्पेस्ड है। ध्यान देना, ये पहला केस, ये एक इंडिपेंडेंट केस है अलग। और दूसरा केस मैंने कंसीडर करा है जहां पे जो स्पेसिंग है फिल लाइंस का वो थोड़ा ज्यादा है, माने कुछ ऐसा है। दिस, अब सुनना, पहले वाले केस में फिल लाइंस का स्पेसिंग कम है, हालांकि यूनिफॉर्म है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट जो स्पेसिंग है वो कम है। दूसरे वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म ही है बट स्पेसिंग जो है वो ज्यादा है। माने पहले वाले केस में खुद से मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका E1 है स्ट्रेंथ, और यहां के लिए जो स्ट्रेंथ है वो आपका E2 है। याद करना, मैंने एक प्रॉपर्टी बताया है आपको फील्ड लाइंस में कि जो रिलेटिव क्लोजनेस है, फील्ड लाइंस का जो रिलेटिव क्लोजनेस है वो उसका स्ट्रेंथ बताता है। अगर स्पेसिंग कम है माने वहां जो स्ट्रेंथ होगा फील्ड लाइंस का या इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ज्यादा होगा, और अगर स्पेसिंग ज्यादा है तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो आपका कम होगा, या वीक स्ट्रेंथ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे अवेलेबल होगा। अब सवाल ये है कि सर इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो E1 होगा वो आपका ग्रेटर देन होगा किसके, आपका E2 के। अब मेरी बात सुनना बच्चा, ऐसा करते हैं कि हम सेम एरिया यहां पे कंसीडर करते हैं कुछ ऐसा। दिस, मैंने सेम एरिया कंसीडर करा है यहां पे भी और यहां पे भी, माने दोनों का एरिया सेम है। यहां भी एरिया मैंने इसको A माना है और यहां भी जो एरिया हमने कंसीडर करा है वो आपका A है। अब आप देख सकते हो बच्चों, जब हम इस एरिया का बात करेंगे तो यहां पे 3 फील्ड लाइंस ही इसको क्रॉस कर रहा है, लेकिन अगर इसी एरिया को जो हम यहां रखते हैं, ऑब्वियस है नॉर्मली क्रॉस कर रहा है, तो यहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना हो गया देखना, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब समझ में आ रहा है, यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है, यहां पे कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है जो किसी एरिया को नॉर्मली क्रॉस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, रिलेटिव क्लोजनेस अगर बात करें, स्पेसिंग उतना ही कम होगा और उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डेवलप होगा, माने उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। माने फाई जो है जिस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया था, उसी तरह से आप कह सकते हो कि जो फाई होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के। माने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पहला फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है वो है आपका एरिया, ये एरिया नॉर्मल एरिया है, और जो दूसरा फैक्टर है जिस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है जो किसी एरिया को नॉर्मली क्रॉस करेगा, वो ओवरऑल 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, पहला नॉर्मल एरिया पे और दूसरा फील्ड के स्ट्रेंथ पे। जब इन दोनों को हम कंबाइंड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है फाई इज इक्वल टू E इंटू ए। कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम यहां पे 1 लेके चल रहे हैं, माने फाई इज इक्वल टू आ गया E इंटू ए। बट ध्यान रहे इस रिजल्ट का यूज सब जगह मत कर लेना, बिकॉज आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों ही रिजल्ट्स में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म माना है, माने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस के लिए है। दूसरा, इन दोनों ही केसेस में जो एरिया मैंने कंसीडर करा है बेटा, वो एरिया जो है वो एरिया है जिसको फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस कर रहा है, माने फाई इज इक्वल टू E इंटू क्या, आपका A। फटाफट नोट करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया, ये हो गया आपके लिए फ्लक्स का रिजल्ट E इंटू ए। बट ध्यान रहे ये रिजल्ट तब यूज करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा और दूसरा फील्ड लाइंस एरिया को नॉर्मली क्रॉस कर रहा होगा। फटाफट नोट कर लो जल्दी से, कम ऑन, डू इट फास्ट। बढ़ू आगे बच्चों, चलिए देखोगे नेक्स्ट, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बेटा, वो रिजल्ट आया है
फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। अब जब इतना मैंने कर दिया तो एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा काम आप लोग खुद से भी कर सकते हो। इसका आप फ्लक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट करके निकाल सकते हैं, लेकिन भैया इसके पास कुछ यूनिट भी है और डायमेंशन भी है, वो कैसे निकालेंगे? तो बड़ा ही प्यार से निकलेगा बेटा। जब हम बात करें यूनिट का, तो जो एसआई यूनिट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ध्यान रहे वो क्या होगा ये सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गया न्यूटन पर कूलम्ब और एरिया के लिए हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब यूनिट। या फिर एक और भी यूनिट यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अगर बात करें तो यूज करते हैं वोल्ट पर मीटर। तो ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर और इनटू एरिया, तो एरिया के लिए हो गया आपका मीटर स्क्वायर, माने ये मीटर से मीटर हो गया साफ और ये हो गया वोल्ट मीटर। तो याद रखना दो यूनिट है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए दो यूनिट है। पहला यूनिट आपके सामने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब और दूसरा आपका वोल्ट मीटर। इसी तरह से बड़ा ही प्यार से आप इसका डायमेंशन भी लिख लेना, ये आपका टास्क है। हालांकि हम लोग यूनिट डायमेंशन भी सब कर चुके हैं, बट फिर भी यहां पे कर लेना एक बार कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन लिख लेना क्या होगा। क्या कोई दिक्कत? जल्दी करो, फास्ट। नेक्स्ट बढ़ता हूं आगे, चलो। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ू आगे, ध्यान देना बच्चा। मैंने कहा कि दो फैक्टर्स जो है वो फ्लक्स को डिसाइड कर रहा था, पहला स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा आपका एरिया, और वो भी नॉर्मल एरिया का हमने बात करा था। थोड़ा सा ना इसको और जनरलाइज कर देते हैं बेटा, ठीक है ना, देखना कैसे। चलो, तो ऐसा है कि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही लेके चल रहे हैं, लाइक स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड, कुछ ऐसा। मैंने कहा कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस बार जो हम एरिया कंसीडर कर रहे हैं ना, उस एरिया को ये फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस नहीं कर रहा है। माने इस बार हम कुछ ऐसा ऐसा इस तरह का एरिया कंसीडर करते हैं। दिस दिख रहा होगा आप लोगों को कि जो फील्ड लाइंस है इस एरिया को नॉर्मली क्रॉस नहीं कर सकता है, नहीं कर रहा है। इनफैक्ट कहोगे सर अब क्या करेंगे इस केस में? जहां भी फील्ड लाइंस एरिया को नॉर्मली क्रॉस नहीं कर रहा हो, आप उस एरिया पे फोकस करना जिसको फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस करे, और वो डेफिनेटली ये नहीं हो सकता है। माने हमें इस एरिया का प्रोजेक्शन चाहिए होगा। कहोगे सर क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है भाई। क्या करेंगे इसके लिए? पहले तो एरिया वेक्टर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा जिसको हम लोग मान लेते हैं छोटा सा एरिया, अगर हम बोले DA, चाहे तो आप लोग DA कह लो, या फिर चूंकि यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट हम लोग भी लिख सकते हैं क्या आपका A। चूंकि अगर बात करें तो सिमेट्रिकल फिगर है, तो सिमेट्रिकल फिगर के लिए हम डायरेक्ट भी टोटल एरिया को भी हम वेक्टर मान के चल सकते हैं, बिकॉज जब सबको सुपर इंपोज करेंगे, जोड़ेंगे, तो DA प्लस DA प्लस DA प्लस अप टू सो ऑन, वो टोटल एरिया A ही देगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल फिगर के लिए है, रैंडम किसी शेप के फिगर के लिए नहीं है। तो मैंने कहा एरिया वेक्टर यहां पे A हमने कंसिडर करा है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसा है, ये है आपका E। दिख रहा होगा बच्चा कि यहां E और A के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं क्या आपका थीटा। क्या कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एरिया का कंपोनेंट, एरिया का वो कंपोनेंट ले लो जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो। कहोगे सर ये क्या कह रहे हैं सर आप? एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट ले लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो। तो एरिया वेक्टर ऑब्वियस सी बात है वो वेक्टर है जो कि एरिया पे परपेंडिकुलर होता है। तो अगर एरिया वेक्टर का हम कंपोनेंट ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तो एरिया वेक्टर तो एरिया पे परपेंडिकुलर होगा ही होगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एरिया पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। कहोगे सर वो कौन सा होगा कंपोनेंट? तो ए का कंपोनेंट अगर बात करें तो इधर कंपोनेंट होगा ये आपका ए,
कॉस थीटा। आप कहोगे सर ए कॉस थीटा, डेफिनेटली सर ये भी एक वेक्टर है, एरिया वेक्टर, लेकिन ये इस एरिया पे तो सर परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर जिस एरिया पे होगा वो एरिया होगा ये वाला, दिस, ये वो एरिया होगा, दिस, ये वो एरिया होगा जिस पे ए कॉस थीटा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा। माने अब हमें इस एरिया को छोड़ करके इस एरिया के प्रोजेक्शन इस पे फोकस करना है, और ये एरिया है आपका ए कॉस थीटा। क्या कोई दिक्कत? ये ए कॉस थीटा इस एरिया का प्रोजेक्शन है जिसको कि फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस कर रहा होगा। माने अब यहां पे आप रिजल्ट लगा सकते हैं, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और इनटू नॉर्मल एरिया यहां पे है ए कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू हो गया ई ए कॉस थीटा। अब आप देख सकते हो ई यहां पे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ए हो गया एरिया वेक्टर, और थीटा है दोनों के बीच का एंगल। तो इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। माने अब आपके पास जो जनरल फॉर्मूला हो गया फ्लक्स के लिए वो हो गया ई डॉट ए, माने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, जहां पे ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ए हो गया एरिया वेक्टर। बट ध्यान रहे इस रिजल्ट का यूज हम तभी करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, बिकॉज हम यहां मान के चले हैं कि जो एरिया है वो यूनिफॉर्म, जो हमने कंसिडर करा है एरिया, उसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। माने फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इस रिजल्ट का यूज हम तभी कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। फटाफट नोट करोगे जल्दी से। हो गया? चलो एक बात अपने दिमाग में एकदम डाल लो, ई डॉट ए, इस रिजल्ट से भी आप समझ सकते हो इस चीज को बेटा, कि फ्लक्स में हम लोग ऑलवेज उस एरिया को ही काउंट करते हैं, उस एरिया को ही कंसीडर करते हैं जिसको कि फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस करे। अगर ये हमारे पास एरिया के रूप में एक डिस्क है, और हमने कहा कि इस डिस्क से फ्लक्स तभी डेवलप होगा जब इस डिस्क को फील्ड लाइंस क्या करे, आपका नॉर्मली क्रॉस करे। ध्यान रखना, अगर इस डिस्क को फील्ड लाइंस टेंजेंशियली क्रॉस करना शुरू कर दे कुछ इस तरह से दिस, तो इस केस में होगा क्या, देख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टेंजेंशियली क्रॉस करना शुरू कर दे तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। माने एंगल कितना हो जाएगा, 90, और cos 90 क्या हो जाएगा आपका, 0। तो याद रखना कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया को टेंजेंशियली क्रॉस करे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, उसके वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप नहीं होगा। फटाफट नोट करोगे, मिटाओ। चलिए देखिएगा बच्चों, चलो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। देखोगे ध्यान से, कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना, कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब जैसे मान लो कि मैंने कहा कि हालांकि नीट का सवाल है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं क्योंकि काफी टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा, ठीक है ना, तो बस हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, बताओगे क्या होगा आंसर। हमारे पास ना एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड लेंथ है एक स्क्वायर, नीट का क्वेश्चन है ये, एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड लेंथ जो है वो आपका ए है, और ये जो स्क्वायर प्लेट है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है कुछ इस तरह से, दस ई, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्क्वायर के किसी साइड के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है बेटा। और एक यहां पर ट्विस्ट है कहानी में, मेंशन किया हुआ था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्क्वायर के प्लेन में है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्क्वायर के प्लेन में ही है। लिख देता हूं कि हियर E is in the plane of square plate,
माने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्मली तो क्रॉस कर रहा है लेकिन स्क्वायर प्लेट के ही प्लेन में है और साइड के साथ एंगल बना रहा है क्या आपका थीटा। अब सवाल यह है कि इस स्क्वायर प्लेट से होकर के जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप होगा उसका वैल्यू बताना है, ठीक है। माने 5 बताना है कितना होगा और 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन दिया EA स्क्वायर कॉस थीटा, दूसरा ऑप्शन दिया EA स्क्वायर साइन थीटा, तीसरा ऑप्शन दिया EA स्क्वायर, चौथा ऑप्शन दिया 0। अब देखना लोग कैसे फंस जाते हैं इसमें, ध्यान देना। माने होता क्या है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जस्ट यहां पे क्या है कि थोड़ा सा स्लिप किया दिमाग तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला सही, क्योंकि दिमाग में चल रहा है कि फाई के लिए फॉर्मूला होता है E.A। बस जो फॉर्मूला रट के सवाल बनाते हैं, जितने भी लोग फॉर्मूला रट के सवाल बनाते हैं तो उसने तो फॉर्मूला रट लिया है कि भैया फाई बराबर E.A होता है, तो बड़ा मजा से वो E.A लगाएगा। अब वो देखेगा अच्छा E है, बढ़िया है, A है तो स्क्वायर का एरिया लिख देगा A स्क्वायर, चल भैया बन गया क्वेश्चन EA स्क्वायर। और यार थीटा भी दिया हुआ है, चल EA स्क्वायर कॉस थीटा, दम से मारा और भन से गलत हो गया, ठीक है ना, तो वो उसका आंसर हो जाएगा गलत। अबे गधे, ये EA स्क्वायर कॉस थीटा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये आंसर कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के प्लेन में है, यहां लिख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द स्क्वायर प्लेट। इसका मतलब क्या हुआ भाई? अरे फ्लक्स तब मिलता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया को नॉर्मली क्रॉस करे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया को नॉर्मली क्रॉस करे। हमें इस थीटा से तो कोई मतलब ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेन में है। जब स्क्वायर प्लेट का एरिया वेक्टर देखेंगे तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा, ये जो कि फील्ड लाइंस के साथ कितना एंगल बनाएगा 90। जब वहां डॉट करवाएंगे तो cos 90 का वैल्यू क्या होगा 0। माने आंसर जो होगा वो 0 सही होगा, लेकिन 90% लोग ये गलत करके आएंगे EA स्क्वायर कॉस थीटा, बिकॉज रट के गए होंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, हो गया आंसर। तो ध्यान रखना कि फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होता है जो कि एरिया को नॉर्मली क्रॉस कर रहा है, rather देन कि हम लोग जो है एरिया को टेंजेंशियली क्रॉस करा दें। अगर बात करें, अगर फील्ड लाइंस एरिया को टेंजेंशियली क्रॉस करे, इन दैट केस फ्लक्स का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। नोट कर ले बढ़िया से फटाफट। चलो बढ़ू आगे, नेक्स्ट चलिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल होंगे आपके सामने, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप पे भी क्वेश्चंस में अपलोड कर दूंगा फ्लक्स से रिलेटेड, वो सारे आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होना है। चलिए अब देखना बेटा, आगे बढ़ता हूं, देखोगे ध्यान से। अब ये जो रिजल्ट हमने लिखा फाई इज इक्वल टू E.A, प्रॉब्लम क्या है कि इस रिजल्ट के लिए कुछ कंडीशंस है, सब जगह यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये रिजल्ट तभी यूज कर सकते हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो आपका यूनिफॉर्म हो, अदरवाइज उसका यूज आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो कहोगे सर जहां पे नॉन यूनिफॉर्म होगा वहां पे क्या करेंगे सर? वहां तो फिर तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे सर। तो नहीं, बिल्कुल वहां भी बनेगा क्वेश्चन, देखना कैसे। अब सुनो, मैंने कहा कि मान लो कुछ ऐसा सिचुएशंस बन जाए बेटा, लाइक दिस, मान लो कुछ ऐसा फील्ड लाइंस है, दिस ऑब्वियस है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिख रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पे, ठीक है ना। और मैंने कहा कि यहां पे मैंने एक छोटा सा एरिया कंसीडर करा है, दिस कह रहे हैं कि सबसे पहले इसके लिए एरिया वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं जो कि DA होगा, और ऑब्वियस है यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं E, टेंजेंशियल होगा जिसको हम लोग E बोल सकते हैं। ध्यान देना बच्चे, मैंने कहा कि ध्यान रहे कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब किसी भी एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्मली क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग करेंगे ये कि पहले तो हम एक छोटे से एरिया से होकर के फ्लक्स निकाल लेंगे, एक छोटे से एरिया से होकर के फ्लक्स निकाल लेंगे। तो छोटे से एरिया से फ्लक्स निकालने का मतलब क्या कि जो फाई E था, हम उस फाई E को रिप्लेस कर लेंगे d फाई E से, d फाई E से।
डी फाई ई, फाई ई को रिप्लेस कर दिया डी फाई ई से, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटे से एरिया से पहले निकाल लेते हैं। जैसे वहां फॉर्मूला था हमारे पास ई डॉट ए, यहां पे हो जाएगा ई डॉट डी ए। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। ई डॉट डी ए, छोटे से एरिया से फ्लक्स निकालना है तो ई डॉट डी ए। अब कहोगे सर नेट कैसे निकालेंगे, तो नेट निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी फाई ई का इंटीग्रल हो जाएगा फाई, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यहां पे हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। तो ध्यान रखना बेटा, जहां भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और वहां पे फ्लक्स निकालने के लिए कहा जाए आप लोगों से, डायरेक्ट आप इस रिजल्ट का यूज करना, फाई इज इक्वल टू लाइक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। अब ध्यान रखना, अगर आप ई डॉट डी ए ना यूज करके ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी रिजल्ट यूज कर सकते हो, लाइक फाई इज इक्वल टू, फाई इज इक्वल टू लाइक इंटीग्रल ऑफ ई परपेंडिकुलर इंटू डी ए। कहोगे सर ये कहां से आ गया, तो कुछ नहीं करना है, बता रखा है मैंने आपको कि फ्लक्स में उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होता है जो एरिया को क्या कर रहा हो, आपका नॉर्मली क्रॉस कर रहा हो। तो ई डॉट डी ए ना लिख करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट पे फोकस करना जो उस छोटे से एरिया को क्या कर रहा हो, आपका नॉर्मली क्रॉस कर रहा हो। बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक एरिया को टेंजेंशियली क्रॉस करेगा या एरिया के ही प्लेन में होगा, उसका तो फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं। तो डायरेक्ट आप यूज कर लेना फाई बराबर लाइक इंटीग्रल ऑफ ई परपेंडिकुलर इंटू क्या, आपका डी ए। फटाफट नोट करोगे, फास्ट हो गया। चलिए मिटाता हूं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे हम लोग, देखोगे ध्यान से। एक क्वेश्चन हम लोग इस पे ले लेते हैं, ठीक है ना, उसको कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान देना, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार सवाल है हमारा ये। देखना कैसे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क कुछ ऐसा, ये हमारा एक डिस्क है बेटा, कुछ ऐसा दिस, या चलो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले लेते हैं। हाँ, ये हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक डिस्क ले लिया, कुछ ऐसा दिस, ठीक है। और कह रहे हैं कि along the axis of the disk, along the axis of the disk मैंने एक लाइन चार्ज को रख दिया है जिसपे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ ऐसा दिस, वो भी सेमी इनफाइनाइट, माने लॉन्ग लाइन चार्ज भी कह सकते हो, ठीक है ना, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट वायर को मैंने कुछ इस तरह से लाइक रख दिया है दिस, ठीक है। अब सुनना, और लीनियर चार्ज डेंसिटीज का दे रखा है लेमडा, ठीक है। सामने देखोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी इस लाइन चार्ज का दे रखा है लेमडा, कुछ ऐसा। और सवाल ये है बेटा कि आपको बताना है कि इस डिस्क से होकर के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना डेवलप होगा, इस डिस्क से होकर के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना डेवलप होगा, ये मेरा है सवाल। तो क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड the net electric flux through the disk, ध्यान देना। तो ये है क्वेश्चन कि आपको बताना है कि इस डिस्क से होकर के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। कहोगे सर कैसे बनाएंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है मैंने, टेक्निक बताया है आपको। लाइक अगर बात करें तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, थोड़ा सा याद कर लो, रिकैप करा देते हैं, ठीक है ना, रिकैप करा देता हूं, देखोगे ध्यान से। किसी भी सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, मान लो दिस, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दिस, मैंने कहा कि यहां से अगर r डिस्टेंस से बात करें दिस, ये पॉइंट P, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, और ये आपका इंफिनिटी दिस।
मैंने बताया कि यहां पे दो कंपोनेंट्स होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। एक कंपोनेंट वो जो कि इस लाइन चार्ज पे परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम लोग ई परपेंडिकुलर कहेंगे, और एक कंपोनेंट वो जो कि लाइन चार्ज के पैरेलल होता है, जिसको हम लोग ई पैरेलल कहेंगे। और दोनों का जो वैल्यू होता है वो आपका सेम होता है, और ये मैंने बताया है आप लोगों को, टेक्निक ही बताया है। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ई पैरेलल इज इक्वल टू के डैश लेम्डा अपॉन आर। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ई पैरेलल इज इक्वल टू के डैश लेम्डा बाई आर। नहीं याद है तो जो टेक्निक मैंने बताया है, जिससे आप वायर के किसी भी तरह के सवाल को, लाइक आर्क से रिलेटेड किसी भी सवाल को उड़ाते थे, वो टेक्निक मैंने आपको बता रखा है। तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ई पैरेलल इज इक्वल टू के डैश लेम्डा अपॉन क्या आपका आर। हम इस रिजल्ट का यूज करने वाले हैं, देख सकते हो बच्चा, दिख रहा होगा आपको कि डेफिनेटली इसके वजह से इसका रेडियस कुछ दिया होगा, डिस्क का रेडियस दिया हुआ है आर। मैंने कहा कि बेटा डिस्क का रेडियस यहां आर दिया दे रखा है आपका। अगर आप इस वायर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट देखते हो तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट जैसा कि वहां दिख रहा है, एक कंपोनेंट वायर के पैरेलल दिस, और एक कंपोनेंट वायर के परपेंडिकुलर दिस। मेरी बात सुनना ध्यान से, बड़ा ही जबरदस्त चीज है बेटा कि जो कंपोनेंट वायर के परपेंडिकुलर है, एक्चुअली में वो डिस्क को टेंजेंशियली क्रॉस कर रहा है। जो कंपोनेंट वायर के परपेंडिकुलर है, वो कंपोनेंट इस डिस्क को टेंजेंशियली क्रॉस कर रहा है, माने इसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ध्यान रहे, ये ई परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का, ध्यान रहे, ये ई परपेंडिकुलर इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट है जो कि वायर के परपेंडिकुलर है। वायर के, ये वायर के परपेंडिकुलर है लेकिन डिस्क के प्लेन में है, माने इसके वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स किसके वजह से होगा? ई पैरेलल, माने ये वो कंपोनेंट है जो कि वायर के पैरेलल है, लेकिन जब वायर के पैरेलल है माने इस डिस्क को ये नॉर्मली क्रॉस कर रहा है। बच्चों समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? माने ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन करेगा, इसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। कहोगे सर निकालेंगे कैसे? बिकॉज जैसे जैसे डिस्टेंस हम लोग वेरी कराएंगे वैसे वैसे तो फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करेगा, तो डायरेक्ट तो फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते हैं, इंटीग्रेट करना पड़ेगा सर। तो कुछ नहीं करना है, एकदम इंटीग्रेट करेंगे। करना क्या है, आर डिस्टेंस पे आप एक रिंग कंसीडर कर लो, वो भी डी आर थिकनेस का। तो आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का मैंने एक रिंग कंसीडर कर लिया। सबसे पहला हम इस रिंग से होकर के फ्लक्स निकाल लेते हैं, कितना होगा। अगर रिंग से होकर फ्लक्स निकल गया तो डेफिनेटली हम नेट फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो नेट फ्लक्स के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला ही है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E इंटू डी ए। अगर हम E इंटू डी ए यूज करते हैं डायरेक्ट, तो मैंने बताया है आपको कि वहां जो E है वो फील्ड का वो कंपोनेंट है जो कि एरिया को नॉर्मली क्रॉस कर रहा है। अब ध्यान रखना, एकदम कंफ्यूजन नहीं है, यहां पे एरिया को नॉर्मली कौन क्रॉस कर रहा है? लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड का इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है उसका पैरेलल वाला कंपोनेंट, ना कि परपेंडिकुलर वाला, तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा। यहां वैल्यू पुट कर देंगे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लाइक परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, फॉर्मूला आपके सामने है, के डैश लेम्डा बाई आर। के डैश का मतलब यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, के डैश लेम्डा बाई आर मल्टीप्लाइड बाई डी ए। तो रिंग का एरिया कितनी बार यूज कर चुके हैं? 2 पाई आर इंटू डी आर। चाहो तो आप इस आर से इस आर को कैंसिल कर लो, कांस्टेंट टर्म सारे को बाहर निकाल लो। तो यहां से फाई इज इक्वल टू कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट है? 2 पाई कांस्टेंट है, के डैश कांस्टेंट है, लेम्डा कांस्टेंट है, सब बाहर निकल जाएगा। तो 2 पाई बाहर, के डैश बाहर, लेम्डा बाहर, अंदर बच गया इंटीग्रल ऑफ क्या आपका डी आर। कहोगे सर अब क्या करेंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? तो जो मिनिमम वैल्यू होगा आर का वो होगा 0 और मैक्सिमम किसके बराबर? रेडियस के बराबर। डी आर का इंटीग्रल कितना होता है? आर, ठीक है ना। आप डायरेक्ट कैपिटल आर पुट कर दो यहां पे, माने जो फ्लक्स आया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स
वो आ गया 2 पाई के डैश लेमडा इंटू कैपिटल आर। क्या कोई दिक्कत? चाहो तो लास्टली आप के डैश का वैल्यू पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका काम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर लेना, यहां से आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट कर लो बच्चा, ठीक है ना। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था अभी तक का। अगले लेक्चर में हम लोग जो है वो गॉस लॉ पे बात करेंगे, डेरिवेशन करेंगे गॉस लॉ का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगले लेक्चर के लिए आप लोग वेट करो, हम लोग अगला लेक्चर कल अपलोड करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलो, इट्स ऑल फॉर टुडे।